मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ तो लिया था कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और सिमिलरली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी। अब ये दो तरीके से हमने क्यों लिखा है, मतलब ज्योमेट्रिकली बस थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो देखते हैं क्या मीनिंग है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या मीनिंग है। देखो अब आपको पता है कि एक ए वेक्टर ऐसा दिया होता है हमें, और दूसरा वेक्टर बी हमें इस तरीके से दिया होता है, और उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है, और अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ए डॉट बी क्या हो जाता है, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कोसाइन थीटा। तो ए डॉट बी क्या हो जाता है, ए बी कोसाइन थीटा। अब देखो अगर मैं मान लो b का कंपोनेंट निकालूं, b का कंपोनेंट अगर मैं b के दो कंपोनेंट करूं, एक x इस a की डायरेक्शन में और एक ये वाली डायरेक्शन में, मतलब मैं b के कंपोनेंट्स कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, cos थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होगा b का वो क्या कहलाएगा, b कोसाइन थीटा, b कोसाइन थीटा। और इस b कोसाइन थीटा को, दिस इज व्हाट, component of component of b in the direction of a, in the direction of a। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, ये भी बोलते हैं इसको। तो जो डॉट प्रोडक्ट है हम उसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ magnitude of a, this is magnitude of a, and projection of b, projection of b on a। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका ये मीनिंग है कि डॉट प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। और सिमिलर तरीके से हम ए का प्रोजेक्शन बी पे ले सकते हैं, और वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा, वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी and that is being multiplied by b। तो this is the geometrical meaning of dot product of vectors। चलो geometrical meaning of vector product, तो देखो क्या है इसमें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं अगेन, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर से मिलकर के हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, जैसा हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बनाया था। और अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। और इसका जो बेस है अगर मैं देखूं तो पी क्यू होगा, पी क्यू इज द बेस, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू ए, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और अगर मैं ये परपेंडिकुलर निकालूं, हाइट जो होगा वो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एस पी एन, if I try to find the value of Sn, this will come out to be b sin theta। ठीक है, तो Sn का वैल्यू क्या आ जाएगा, b sin थीटा। तो अब ये b sin थीटा को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, a इंटू बी साइन थीटा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। और ये ए बी साइन थीटा क्या था, ए बी साइन थीटा था, ए बी साइन थीटा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता था ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए हैं ए एंड दूसरा वेक्टर दिया है बी, और उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो what will that magnitude give you? That magnitude will give you the area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by the vectors a and b, by a and b, ठीक है। तो इस तरीके से मैं, अगर मुझे a और b पता है, तो मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकता हूँ जस्ट बाय फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके अलावा इसका क्या यूज है, हम अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हम इस पैरेललोग्राम को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगी। यू विल गेट टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल होगी एस पी क्यू और दूसरी हो जाएगी एस आर क्यू। अब ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, और एग्जैक्टली कितना होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा, क्योंकि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, AB साइन थीटा, और ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, बिकॉज दे हैव द सेम एरियाज। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा एक ट्राइंगल का, 1/2 AB साइन थीटा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड दिस इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। मतलब अगर मुझे ऐसे दो वेक्टर्स दिए हों, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं किसका, या तो किसी पैरेललोग्राम का या फिर ट्राइंगल का भी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज़्यादा यूज का नहीं है हमारे लिए, मेनली तो हमें ट्राइंगल लॉ और को दूसरा कौन सा था, पैरेललोग्राम लॉ, उसी से हम डील करेंगे, बट फिर भी हम देख लेते हैं क्या कहता है ये। इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at a time are represented in magnitude and direction by various sides of an open polygon, ठीक है। there are number of vectors, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एंड दीज फोर्सेस और द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन polygon taken in same order, ठीक है, they are taken in same order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। एक्चुअल में ये जो लो है वो ट्राइंगल लो का एक्सटेंशन ही है। ट्राइंगल लो में हमने क्या पढ़ा था, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, ए है और बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो पॉलीगन को क्लोज करेगा, इस ट्राइंगल को क्लोज करेगा, और दैट शुड बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। सिमिलर तरीके से अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी, दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, तीसरा वेक्टर एक और ले लो सी, दैट इज ऑल्सो टेकन इन द सेम ऑर्डर, फिर एक और ले लो वेक्टर डी, टेकन इन द सेम ऑर्डर, फिर एक और वेक्टर ले लो ई, टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो हमने 5 वेक्टर यहाँ पे ले लिए। अब जो एक ऐसा वेक्टर जो पॉलीगन को क्लोज करेगा वो ये वाला वेक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट यही बनाया है हमने, और ये किस ऑर्डर में लिया गया है, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई।
बिल्कुल ट्रायंगल लॉ के जैसा है, बस उसी का एक्सटेंशन है ये। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या कहता है ये लॉ, कि अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और उनको मैंने सेम ऑर्डर में लिया है, तो लास्ट वेक्टर जो पॉलीगन को क्लोज करने वाला होगा टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, that will be the sum of all the vectors, that will be the sum of all the vectors. This is polygon law. Next we have cosine law. मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है इन 3 डायमेंशंस, तो मैं 3 एंगल्स का यूज करता हूँ। 3 एंगल्स मैं लिखता हूँ। एक एंगल तो वो जो वेक्टर x डायरेक्शन के साथ बना रहा होगा उसको हमने मान लिया अल्फा, दूसरा एंगल जो y डायरेक्शन के साथ बन रहा है वो बीटा, और तीसरा एंगल जो z डायरेक्शन के साथ बन रहा है वो गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर मुझे इस वेक्टर का, a वेक्टर का x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना हो तो वो क्या हो जाएगा, ax, एंड दैट विल बी इक्वल टू a कोसाइन अल्फा। क्योंकि अगर मुझे ये एंगल पता हो तो मुझे पता है कंपोनेंट हम कैसे लिखते हैं, कोसाइन के साथ। ठीक है, ए वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोसाइन बीटा, और ए जी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोसाइन गामा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में, सॉरी, इन तीनों का स्केयर्स को ऐड करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू ए स्केयर कोसाइन स्केयर अल्फा, ए वाई का स्केयर क्या हो जाएगा, ए स्केयर कोसाइन स्केयर बीटा, प्लस ए जी का स्केयर क्या हो जाएगा, ए स्केयर कोसाइन स्केयर गामा। ए स्केयर मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ और अंदर क्या बचना चाहिए, कोसाइन स्केयर अल्फा प्लस कोसाइन स्केयर बीटा प्लस कोसाइन स्केयर गामा, राइट। अब देखो बेटा, ये मैंने क्या किया है, ए एक्स स्केयर, दिस इज ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जी स्केयर। और मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जी स्केयर। इस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स स्केयर, ए वाई स्केयर, ए जी स्केयर, तो ये आ रहा है, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, फ्रॉम हियर आई कैन राइट a इज इक्वल टू अंडर रूट किसका, ए स्केयर कोसाइन स्केयर अल्फा प्लस कोसाइन स्केयर बीटा प्लस कोसाइन स्केयर गामा, राइट। अब मैं ये a को बाहर ले सकता हूँ, a का स्केयर जो है यहाँ पे, अगर ये अंडर रूट इसका करेंगे तो बाहर जाने पे ये a देगा और a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हम बड़े इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कोसाइन स्केयर अल्फा प्लस कोसाइन स्केयर बीटा प्लस कोसाइन स्केयर गामा, ये कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रिजल्ट एक दिया है, इसको हम कोसाइन लॉ बोल रहे हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 फॉर्म में दिया है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है 3 डायमेंशन में, तो एक ये रिजल्ट बड़ा स्पेशल रहता है जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, इसीलिए बेटा इसको याद रखना। देखो क्या कह रहा है, इफ वेक्टर a plus b is equal to magnitude of vector a plus b is equal to magnitude of vector a minus b, magnitude of vector a plus b is equal to magnitude of vector a minus b, then you have to find the angle between a and b। तो बेटा देखो, a plus b का मैग्नीट्यूड क्या होता था, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab कोसाइन थीटा एंड अंडर रूट ऑफ दैट, और a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होता था, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab कोसाइन थीटा एंड अंडर रूट। दीज टू आर इक्वल, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं।
फिर हम स्केयर करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोसाइन थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कोसाइन थीटा। ये ए स्केयर बी स्केयर ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको इस वाले टर्म को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, 4ab कोसाइन थीटा is equal to 0, and this is only possible if cosine theta is equal to 0, and from here you can find the value of theta. Theta will be what, बता दो बेटा, cos थीटा कब 0 होता है, 90 डिग्री पे